हाँ जी। तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो आप लोग? पुराने वाले याद किए आपने? हालांकि आज भी मैंने चेक किया, आपके पुराने वाले क्वेश्चन थे खूब सारे। पर मुझे लगता है आज मैं सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके जवाब सबसे लास्ट में दूंगा। और तब तक मुझे जवाब देने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं शायद आज के लेक्चर में वो सारी बातें वैसे ही क्लियर हो जाएगी अपने आप ही। फिर भी कोई बचेगा तो अपने सारे 1 to 1 उनको लेके लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, अब तक जितना भी पढ़ा हमने उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट जल्दी जल्दी कर लें अपने, तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहली क्लास पढ़ी, पहली क्लास में क्या पढ़ा हमने कि नेशनलिज्म के वो राइज के कारण क्या क्या थे, उदय के कारण क्या क्या थे, रीजंस क्या क्या थे उसके। तो याद करना, पहले अंग्रेजों की वजह से क्या क्या हुआ। तो अंग्रेजों की वजह से सकारात्मक प्रभाव आए, कुछ कुछ नकारात्मक प्रभाव आए। सकारात्मक में क्या क्या है, तो पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी आ गई थी एकदम, कि सब जगह एक जैसा सिस्टम। पहले हर राज्य में सिस्टम चेंज हो जाया करता था। बंगाल में अलग सिस्टम, अवध में अलग सिस्टम। जब सिस्टम अलग अलग होंगे तो लोगों पे उसका असर भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा। और जब सिस्टम एक होगा तो उसका असर भी लोगों पर एक जैसा पड़ेगा। या अब यदि सिस्टम अच्छा है तो लोगों पे असर अच्छा पड़ेगा, यदि सिस्टम खराब है तो लोगों पे उसका खराब पड़ेगा। तो जब समस्या एक जैसी होने लगी, हम कहते हैं अंग्रेजों का सिस्टम खराब था तो लोगों पे उसका खराब इंपैक्ट पड़ा, खराब इंपैक्ट पड़ा तो लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। तो राजनीतिक एकता में जो उन्होंने बांधा था उस वजह से भी हम में एक जागरूकता आई थी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी, कि राजनीतिक में तो मतलब पूरे देश के अंदर इधर से लेके उधर तक पूरे तरीके से एक ही व्यक्ति का शासन हो गया था, एक ही देश का शासन हो गया था। फिर प्रशासन में कानून एक जैसे आने लग गए थे सब जगह अपने। फिर रेलवे का विकास हो गया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ गए थे, हम अंग्रेजों के कांटेक्ट में आ गए थे। ये तो थी उनकी पॉजिटिव। नेगेटिव चीजें क्या थी, तो उनकी कॉलोनियल पॉलिसीज ही बहुत खराब थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था उसमें। उनकी जो नस्लीय श्रेष्ठता की मनोग्रंथि थी, कि जो भी आईएएस वगैरह उनके आया करते थे वो हमारे लोगों के साथ बहुत ही भेदभाव किया करते थे। मतलब मैंने उस दिन बताया भी था शायद, कि वो लिख दिया करते थे आपके होटलों के बाहर, ऐसा लिख दिया जाता था कि कुत्तों तथा भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। जब एक होटल के बाहर साफ साफ ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई आईएएस अधिकारी यदि अंग्रेज होता था तो वो लोगों की कितनी बातें सुनता होगा, वो भी देखी जाने लायक बात है। वो तो आज भी आप देख ही लो कि आज भी आईएएस अधिकारी होते हैं वो सामान्य लोगों की कितनी बातें सुनते हैं। तब आपने कहा जाता है कि आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी पर अंग्रेजों का प्रभाव है, इसलिए ये सब दिखाई दे रहा है। फिर ईसाई मिशनरीज जो धर्म प्रचार करते थे, हिंदू और मुस्लिमों के खिलाफ बोलते थे, उस वजह से भी लोगों के अंदर बातें थी। फिर लिटन ने कुछ ऐसे सुधार किए कि लोग उससे नाराज हुए। फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जब हुई थी उसकी वजह से भी लोगों के अंदर जागरूकता आई थी। फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, कंटेम्प्रेरी यूरोपियन मूवमेंट, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कारण पड़े थे राइज के। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे, बंगाल वापस दिमाग में आना चाहिए। बंगाल जमींदार सभा, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, आपके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर इधर जाओ, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पुणे सार्वजनिक सभा। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी। ये पढ़ा। फिर हमने कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े। अब एक एक लो आज सारे मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ सारे। 1885 बॉम्बे, व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके पहले वो अध्यक्ष थे, या पहले ईसाई अध्यक्ष भी कह दो। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885 को। एयू ह्यूम संस्थापक थे इसके। पहले इंडियन नेशनल यूनियन नाम रखना था, पुणे के अंदर करना था, प्लेग फैल गई, बॉम्बे में किया। दादा भाई नौरोजी कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा, कांग्रेस का मतलब जनता होता है। ये सब जो है वो अमेरिका से लिया गया था। 72 लोगों ने भाग लिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं आए थे। 9 प्रस्ताव पारित हुए थे और किसानों मजदूरों से संबंधित एक भी प्रस्ताव नहीं था। 1886 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पारसी अध्यक्ष थे। 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज। 1889 आपके वापस बॉम्बे, विलियम वेडरबर्न, और ये एयो ह्यूम की जीवनी लिखी थी। 1910 के इलाहाबाद सेशन में वापस बने थे। 1890 वापस कलकत्ता, फिरोजा मेहता, कदम्बिनी गांगुली भाषण देके गई थी। कौन कदम्बिनी गांगुली, तो आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट थी वो। 1896 अगेन कलकत्ता, रहमतुल्लाह सयानी, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का भाग है। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वदेशी मूवमेंट को अनुमोदन किया गया। 1906 अगेन कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहली बार स्वराज की मांग, नेशनल एजुकेशन, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स और यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। 1907 सूरत, नागपुर में होना था, तिलक का प्रभाव ज्यादा था इसलिए सूरत में करवाया। रास बिहारी घोष और नरम दल और गरम दल में विभाजन। 1911 अगेन कलकत्ता, बिशन नारायण धर, पहली बार जनगण मन गाया गया। 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। 2 चीजें, एक तो आपके कांग्रेस
में दोनों धड़े मिल गए, नरम दल और गरम दल आके मिल गए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। 1917 अगेन कलकत्ता, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। 1923 उसके बाद आपके स्पेशल सेशन ऑफ दिल्ली, अबुल कलाम आजाद और फर्स्ट यंगेस्ट, सॉरी कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट। उसके बाद 19 फिर कल बड़े आगे 1924 बेलगाम, गांधी जी पहली बार हिंदी के लिए बात की गई। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट। 1926 गुवाहाटी, श्रीनिवास अयंगर पहली बार खादी की बात करते हैं वो। 1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू, इससे पहले 1919 के अमृतसर सेशन की अध्यक्षता कर चुके थे। 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू। 4-5 बातें याद रखनी है। पूर्ण स्वराज की मांग, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, कब मनाएंगे? 26 जनवरी 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, कौन चलाएगा? गांधी जी चलाएंगे। 1931 वापस आपके वल्लभ भाई पटेल, कराची। क्या बात हुई? 5 मार्च को जो गांधी इरविन समझौता हुआ है, गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया जाता है। कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ करेगी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लेगी, और पहली बार उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैनिफेस्टो जारी किया गया। पॉलिटिकल में हम डेमोक्रेसी मांगते हैं, हम फंडामेंटल राइट मांगते हैं। इकोनॉमिक में हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी चाहिए, जिसमें ट्रेड यूनियन को ऑटोनॉमी चाहिए हमारे तो। और नौजवान भारत सभा के जो सदस्य थे, जो भगत सिंह की संस्था थी, वो गांधी जी से नाराज थे। उन्होंने गांधी जी मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्योंकि 23 मार्च को गांधी भगत सिंह को फांसी लग चुकी थी, और गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और उसके बाद 1932 टू पढ़ा था हमने, आपका वापस आया था दिल्ली, और इसमें आपके मदन मोहन मालवीय चुने गए थे, लेकिन वो जब नहीं थे तो अमृत रणछोड़ दास गट्टानी ने अध्यक्षता की। 1933 आपके कलकत्ता, वापस मदन मोहन मालवीय, वो नहीं थे तो नली सेनगुप्ता। 1936 आपके लखनऊ और जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय किसान सभा बनाई गई, सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा द्वारा। 1937 फैजपुर, अगेन जवाहरलाल नेहरू, अखिल भारतीय किसान सभा का पैरेलल सेशन एनजी रंगा की अध्यक्षता में। 1938 हरिपुरा सेशन, हरिपुरा गुजरात में, आपके सुभाष चंद्र बोस प्रजामंडल को समर्थन, प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 1939 त्रिपुरी के अंदर इस बार क्लेश हुआ, अध्यक्ष को लेके आपके गांधी जी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया सुभाष के सामने, पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन फिर भी सुभाष उसके अंदर जीत गए थे। लेकिन बाद में कार्यकारिणी में कौन कौन आएंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन आएंगे, इस बात को लेकर तनातनी भी, सुभाष इस्तीफा देते हैं, अपनी नई पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया जाता है। 1940 रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और राष्ट्रीय एकता का प्रस्ताव पारित किया गया। 6 साल तक हुए नहीं तो सबसे लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट हो गए। और उसके बाद 46 में जब हुआ मेरठ के अंदर तो जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने। 47 में जब दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 48 में जब जयपुर में तो पट्टाभी सीतारमैया बने। आज दिन तक की क्लास का लेखा जोखा ये देखो, आप रिविजन करो तो 10 मिनट की बात। कोई कहेगा साहब इतने सारे फैक्ट याद नहीं होते हैं, तो ये देख लो 5 मिनट के अंदर हो जाते हैं तैयार, तो आपके सारी बातें बोल दी। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीजें। आज वाली क्लास थोड़ी सी ध्यान से पढ़ना, थोड़ी सी ध्यान से सुनना। आप बातें सारी मेंस की बातें हैं, फैक्चुअल चीजें थोड़ी सी कम है। पर वो जो दिलीप सर बात करते हैं कि आजकल प्री और मेंस का अंतर लगातार धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पहले किसी टाइम में पूछ लिया करते थे कि इनमें से नरम दल का नेता कौन है, प्री का सवाल होता। इनमें से गरम दल का नेता कौन है, प्री में ऐसा पूछ लेते। मेंस में वो पूछते नरम दल वालों की विचारधारा क्या थी, गरम दल के उदय के कारण क्या थे। अब ऐसा कोई अंतर रहा नहीं। आजकल अपने प्री में भी आप देखते हो, वो देगा निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन बताइए, और 4 नरम दल की विचारधारा नीचे लिख देंगे, एक कोई आपसे अलग पूछ लेंगे। थोड़ा सा धीरज के साथ में सुनना आप वीडियो। हो सकता है आपको यूं लगे कि बोर हो रहे हैं यार, सीधी सीधी बातें चल रही, उनमें थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आती, फिर भी पढ़ाई के लिए इतना तो बनता है तो ये किया जाना चाहिए। आज हम वास्तव में नेशनल मूवमेंट यहां से हम ढंग से शुरू कर रहे हैं। अब नेशनल मूवमेंट का फर्स्ट फेज पढ़ेंगे। अब नेशनल मूवमेंट कहां से शुरू होता है? नेशनल मूवमेंट शुरू होता है 1885 से। 3 फेज है नेशनल मूवमेंट के, 1885 टू 1905, 1905 टू 1919, और 1919 टू टिल इंडिपेंडेंस। 3 फेज दिखाई देते हैं हमें। 1885 से 1905, 1905 से 1919, और 1919 से लेकर आजादी तक। किस तरीके से हम बांटे? हम कहते हैं पहला जो चरण है इसमें नरम दल के लोग थे, मॉडरेट्स जिनको हम बोलते हैं। उन मॉडरेट्स की नेतागिरी चली थी। मैंने बीच में जब अधिवेशन पढ़ाए तो मैंने वापस बताया था कि 1905 के पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद में कांग्रेस में एक नई लहर आती है, एक नई वेव आती है, और कुछ उग्र लोग आते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट आते हैं उसके अंदर, और उस अगला जो चरण है उसको हम कहते हैं गरम दल। 1919 के बाद में भारतीय राजनीति में एक बार फिर एक मोड़ आता है
एक नया राजनेता भारत में अवतरित होता है। अफ्रीका के आंदोलनों से तपा तपाया हुआ मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय राजनीति के अंदर आते हैं। मास मूवमेंट का दौर शुरू होता है। अब तक केवल नेताओं की बात करते हैं, ये नेता आया, इस नेता ने ये किया। अब बात आएगी कि जनता आई, जनता ने आंदोलन चलाए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, वो जो दौर है गांधी जी वाला दौर है। गांधी जी इन सब का सम्मिश्रण थे। उनमें नरमपंथियों की बातें भी थी, उनमें गर्मपंथियों की बातें भी थी। वो अपने यूं देसी लैंग्वेज में बोले तो मौकाटेरियन है, जहां जैसा मौका मिलता है गांधी जी दोनों यूज में ले लिया करते थे। तो बड़े बड़े तौर पे हम 3 फेज पढ़ते हैं नेशनल मूवमेंट के, एक एक पढ़ेंगे। आज मैं ये 2 पढ़ूंगा। गांधी जी तो पूरा जब गांधी जी पढ़ते हैं तब पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे कि नरम दल और गरम दल जिनको हम कहते हैं, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, इनकी आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस रहे थे, क्या पाया क्या खोया, वो सारी चीजें अपने देखेंगे। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इनकी लिमिटेशंस क्या थी, इनके ड्रॉबैक्स क्या हुआ करते थे, वो तमाम चीजें देखेंगे। पहले एक एक पढ़ते हैं। तो पहले आपने मान लो पहले, अब फिर हर चरण में क्या क्या पढ़ेंगे अपने, तो 4-5 चीजें देखेंगे कि कोई चरण है तो उसमें क्या देखना है अपने को। सबसे पहले देखना है कि वो आया ही क्यों, कॉजेज ऑफ राइज। फिर हम देखेंगे उसके लीडर्स कौन कौन थे। फिर हम देखेंगे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। फिर हम देखेंगे उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने नेशनल मूवमेंट में। फिर हम देखेंगे उनके लिमिटेशंस क्या क्या थे। दिमाग में रख लेना अभी क्या क्या चीज पढ़नी है अपने को। राइज क्यों हुआ उसका, नेता कौन कौन थे उसमें, क्या आइडियोलॉजी थी उन लोगों की, क्या कंट्रीब्यूट किया उन लोगों ने, कहां कमियां रह गई थी उनके अंदर। ये तमाम चीजें कोई भी चरण पढ़ेंगे हम, पहला और दूसरा चरण 2 पढ़ेंगे और दोनों में ये कितनी बात होगी, 1 2 3 4 5 बातें देखेंगे। अब हालांकि जब नरम दल वाला हम पढ़ते हैं तो नरम दल वाले में हम उदय के कारण नहीं पढ़ते, क्योंकि नरम दल के उदय के कारण वही है जो राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण है। क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किसने किया है, नरम दल वालों ने किया है। तो इनके उदय के कारण तो वो के वो सेम लिखने, कभी पूछ ले कि अब वो कभी ये क्वेश्चन आपसे बनता ही नहीं कि नरम दल किस प्रकार अस्तित्व में है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, या भारत में कांग्रेस जैसे बड़े संगठन की स्थापना के पीछे क्या क्या कारण रहे थे, वैसा कोई पूछ लेगा। पर नरम दल को हटा के बाद में जब गरम दल आएगा तो उसमें ये एक नया पॉइंट चुप जाएगा अपने। यहाँ पॉइंट तो है पर इस पॉइंट को वही मान लिया जाए जो राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे, वही नरम दल के उदय के कारण है, क्योंकि नरम दल ही राष्ट्रवाद लेके आया था। ये बाकी वाली सारी चीजें देखेंगे। तो कुल मिला के गरम दल वाले में तो 5 देखेंगे और नरम दल वाले में 4 देखेंगे। 9 चीजें पढ़नी है अपने को, क्या किया खोया पाया के अंदर, ये सब चीजें देखेंगे। एक एक पोस्टमार्टम करते हैं अपने। तो मैंने बता दिया नरम दल वाले में तो उदय के कारण जो कॉजेज ऑफ राइज है वो सेम वही है जो आपके नेशनलिज्म के कारण रहे थे, वो के वो है। अब अलग से आगे वाले ये चीजें पढ़नी शुरू करते हैं। नेता कौन थे और थे, नेता मैं फिर बता चुका था आपको कि नेता कौन कौन थे। तो मैंने आपको बताए थे कि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस के अधिवेशनों के जो जो अध्यक्ष बने हैं वो सारे मॉडरेट है। वो आप फिरोजा मेहता कह दो, गोपाल कृष्ण गोखले कह दो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कह दो, दादा भाई नौरोजी कह दो, बदरुद्दीन तैयब जी कह दो, व्योमेश चंद्र बनर्जी कह दो, ये तमाम तमाम जो लोग थे ये सारे के सारे मॉडरेट थे, ये नरम दल के लोग थे। पर फिर अपने मन में आता है क्या मतलब, क्यों हम इनको नरम दल बोल रहे हैं, हम इनको उदारवादी कहते हैं, लिबरल्स कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं। आखिर क्या बातें थी इनकी जिन जो इन्हें नरम बनाती है, थोड़ा इन्हें मॉडरेट बनाती है, इन्हें लिबरल बनाती है। तो वो बातें सारी किसमें आएगी, आइडियोलॉजी। हमें इनकी आइडियोलॉजी जाननी है तो हम इनकी विचारधारा पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ी समझाता हूं, फिर जो लिखा हुआ है वो तो मैं बता ही दूंगा। विचारधारा, विचारधारा किस किस के बारे में सुनना। विचारधारा 3 चीज के बारे में। ये अंग्रेजों के बारे में क्या सोचते थे, ये इंडियंस के बारे में क्या सोचते थे, ये कौन, नरम दल वाले। आगे लिखा हुआ जाएगा सब, एक बार समझना। और ये नेशनल मूवमेंट के बारे में क्या सोचते थे। 3 चीजें, अंग्रेजों के बारे में क्या सोचते थे, इंडियंस के बारे में क्या सोचते थे, और नेशनल मूवमेंट के बारे में क्या सोचते थे। अब अंग्रेजों के बारे में इन लोगों का क्या सोचना था। तो ये जो शुरुआत के जितने भी लीडर्स थे ये तमाम वो पढ़े लिखे लोग थे।
जो लंदन पढ़कर आए हुए थे, यहाँ पर नौकरियां करते थे, कोई इनमें से ज्यादातर इनमें से वकील हुआ करते थे, वकील थे या कोई बैंक में काम करता था या कोई इंजीनियर था, मतलब इस प्रकार के सरकारी नौकरियों वाले लोग थे। उनका यह मानना था कि अंग्रेज जो है वो बहुत ही न्यायप्रिय लोग हैं, जस्टिस करने वाले लोग हैं। अंग्रेज कैसे लोग हैं? न्यायप्रिय, न्यायप्रिय लोग हैं अंग्रेज, न्याय करने वाले लोग हैं, बुरे नहीं है अंग्रेज, बहुत भले बहुत अच्छे लोग हैं। और उनका यह भी मानना था कि अंग्रेज आए इसलिए इस देश का भला हुआ है, तो अंग्रेजों का जो शासन है वो हमारे देश के लिए डिवाइन ब्लेसिंग है, अंग्रेजों का जो शासन है वो देवताओं का वरदान है। पता नहीं कितने चौथ के व्रत किए हैं भारत वालों ने, तब जाके अंग्रेज आए हैं और हमारे देश को अच्छा शासन दिया। उनका ये मानना था कि इससे पहले जो राजतंत्र हुआ करते थे उनमें तो भाई साहब और बुरी स्थिति थी, चलता कोई सन की राजा आता था, अपने हिसाब से डिसीजन ले लिया करता था। और वैसे भी हम देखते हैं कि औरंगजेब के मरने के बाद तो जो मुगल बादशाह आए थे उनमें एक में लखन थे, मोहम्मद शाह रंगीला टाइप के मुगल बादशाह थे, जो बिना कपड़ों के दरबार में आ जाया करते थे, नंगे बैठ जाया करते थे आके, उस प्रकार के मुगल बादशाह आने शुरू हो गए थे। तो वो जो एक अस्थिरता का दौर था जिसमें स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं थी, उससे मुक्ति किसी ने दिलाई? इन बापड़े गोरों ने दिलाई। ये बातें सुनते हैं, इनके पास समस्या लेके जाओ तो समस्या दूर करते हैं। और एयो ह्यूम ने शुरू में कहा कि दिक्कत ये आ रही है कि समस्या पहुंच ही नहीं रही अंग्रेजों के पास में, कोई जा ही नहीं रहा, इसलिए हे पढ़े लिखे भारतीयों एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और ऑर्गेनाइजेशन बना के अंग्रेजों को समस्याएं दो ताकि अंग्रेज उन समस्याओं को दूर कर सके। तो ये लोग मानते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं, यदि उनके पास समस्या लेके जाएंगे तो जस्टिस करेंगे, और अंग्रेजों का जो राज है वो भारत के लिए क्या है? देवताओं का वरदान है। ठीक है साहब, ये तो अंग्रेजों के बारे में उनका मानना था। इंडियंस के बारे में क्या मानने थे? इंडियंस के बारे में उनका मानना था कि इंडियंस भूंगड़ है, पॉलिटिकली इमेच्योर लोग है, ये राजनीतिक रूप से जड़ है, इनको पता ही नहीं यार शासन नाम की चीज क्या होती है। पॉलिटिकली इमेच्योर है, राजनीतिक जड़ता है इनके अंदर, जड़ है, चेतना शून्य है ये लोग, और इनको नेशनल मूवमेंट में शामिल नहीं करना चाहिए। नेशनल मूवमेंट में इन लोगों को शामिल नहीं किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन में इन लोगों का क्या काम? पता ही नहीं है इनको, आंदोलन क्या होता है, आजादी क्या होती है, ये थोड़ी जानते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लोग, इंक्लूड नहीं होंगे ये लोग। तो किसी ने पूछा तो फिर कराओगे क्या? आखिर शासन होता तो जनता के लिए है, शासन में सुधार भी जनता के लिए होते हैं। आपका जो संगठन कांग्रेस है ये शासन में सुधार के लिए बनाया गया है, सुधार किसके लिए? जनता के लिए। और वो जनता ही जब नेशनल मूवमेंट में नहीं आएगी तो क्या करवाना उस जनता का? फिर इनका पहले पढ़ाओ, पहले पता तो चले कम से कम कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है, तो पहले उनको पढ़ाया जाना चाहिए। तो भारतीयों को क्या किया जाना चाहिए? तो भारतीयों को शिक्षित किया जाना चाहिए, एजुकेटेड किया जाना चाहिए। शिक्षा दिलाओगे भारतीयों को तो अपने आप में चीजें आ जाएगी। क्या, चलो ठीक है, ये भारतीयों के बारे में। नेशनल मूवमेंट, फिर नेशनल मूवमेंट कैसे चलाएंगे? जनता आएगी नहीं। आंदोलन का तरीका क्या होता है कि नेता आए और नेता जनता को आ जाओ अपने ये काम करेंगे। अब जब जनता को तो बुलानी नहीं है तो फिर ये कैसे चलाया जाएगा? उन्होंने कहा ज्यादा बड़े यूं अपने नहीं करने, अपने तो अधिवेशन करने, सेशन बुलाने, सेशन में हम मेमोरेंडम तैयार करेंगे, हम कोई एप्लीकेशन तैयार करेंगे, सेशन बुलाएंगे, मेमोरेंडम तैयार करेंगे और उसमें कोई एप्लीकेशन तैयार करेंगे, अंग्रेजों को ले जाके दे देंगे कि अब ये वाली चीज है और आप दूर कर दो। चूंकि अंग्रेज न्यायप्रिय है इसलिए अंग्रेज समस्या को दूर कर देंगे। तो इसमें जनता को बुलाने की आवश्यकता कहां पड़ गई? तो कहा इस अधिवेशन में भी कोई ना कोई तो आएगा। फिर अधिवेशन में बुलाना किसको है? कहा पढ़े लिखे भारतीयों को, जो एजुकेटेड लोग हैं उनको बुलाया जाए, पढ़े लिखे भारतीय इसके अंदर शामिल हो। पढ़े लिखे भारतीय भी कहां के शामिल करने? मद्रास के शामिल करने या बॉम्बे के शामिल करने, बंगाल के शामिल करने या इलाहाबाद के शामिल करने? किसको, कौन सी जाति? ब्राह्मणों को शामिल करना है, बणियों को शामिल करना है, मराठों को शामिल करना है, कोई यादवों को शामिल करना है, किसको शामिल करना है? उनका कोई भी का हिंदू मुस्लिम जैसा का नहीं, नहीं कोई भेदभाव नहीं, पढ़ा लिखा कोई भी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है आपस में भाई भाई, बंगाली मद्रासी मराठी कोई कहीं का है, यदि वो पढ़ा लिखा है तो अधिवेशन के अंदर आए, अपनी बातें बताए। तो प्रत्येक वर्ग, एवरी क्लास, रिलीजन, कास्ट, जेंडर,
इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, इन तमाम लोगों को इसमें भाग लेने का मौका दिया जाएगा। ये उनकी आइडियोलॉजी है, ये उनकी विचारधारा है। अलग अलग वो क्या सोचते हैं सबके बारे में देख लो। अंग्रेजों के बारे में क्या सोचते हैं कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं और अंग्रेजों का जो शासन है वो भारत के लिए क्या है, देवताओं का वरदान है। इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं कि वो पॉलिटिकली इमेच्योर है, इनको नहीं पता आजादी क्या होती है, स्वराज क्या होता है, ये सब चीजें इनको ये नहीं जानते हैं, इसलिए इनको राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको पढ़ाना चाहिए। जब पढ़ जाएंगे तो ये भी ये चीज जान जाएंगे, ये जान जाएंगे तो ये भी आ जाएंगे। तब तक जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको शामिल किया जाए। अब वो पढ़े लिखे लोगों में कोई भेदभाव नहीं है, वो एवरी क्लास, एवरी कास्ट, एवरी जेंडर सबके लिए जाने चाहिए। और वो लोग सेशन बुलाएं, वो लोग मीटिंग्स बुलाएं, वो लोग मेमोरेंडम्स तैयार करें, वो लोग एप्लीकेशंस तैयार करें, समस्याएं लिखें, प्रॉब्लम्स अंग्रेजों को बताएं और अंग्रेज जाते हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करते। तो ये नरमपंथी उस प्रकार के लोग थे। लिखा हुआ देखो आगे जो लिखा हुआ, ये तो मैंने समझाया, आगे जो लिखा हुआ वो मैं और दिखा देता हूँ। ये सेम सेम बातें लिखी हुई है। अब आपने लिखा हुआ देख लेते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ इसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा अपने को पता चल जाएगा। लिखा हुआ प्रथम चरण में नरमपंथी युग कहते हैं, हम इसको मॉडरेट एरा कहते हैं। कौन कौन लीडर थे, इनके लीडर में नाम बताई दिए, देख लो आप। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, इसमें ये 4 नाम लिखे हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितने बताए वो सारे, इसने मुख्य मुख्य नाम बताए। कई बार क्या स्टूडेंट के दिमाग में आता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम तो आया ही नहीं, सर ने पहले तो कहा था वो तो बड़ा नेता है, उसका नाम क्यों नहीं लिख रहे। वो भी है भाई, पीपीटी बनाने वाले ने नहीं लिखा है, अब उनको मान लिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ 1885 से लेके 1905 तक जितने अध्यक्ष बने वो सारे मॉडरेट ही है, वो सारे नरम दल के लोग हैं। आइडियोलॉजी लिखी हुई देखो, आइडियोलॉजी में सारी, दे बिलीव्ड इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। तो अंग्रेजों के बारे में क्या मानना था उनका कि अंग्रेज कैसे लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, जस्टिस करने वाले लोग हैं, समस्या पहुंच नहीं रही है उन तक अपनी। दे कंसिडर्ड ब्रिटिश रूल एज डिवाइन ब्लेसिंग ऑफ इंडिया, कि अंग्रेजों का जो शासन है वो भारत के लिए देवताओं का वरदान है। ये तो ईश्वर का रूप धारण करके यहाँ पर आए और इनकी वजह से भली चीजें होने लगी। इनका मानना था कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हुआ है, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं आई है, इसलिए उनको नेशनल मूवमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या करें उनका, तो उनको एजुकेशन दो, एजुकेशन दी जानी चाहिए उनको। फिर नेशनल मूवमेंट कैसे चलाएंगे बिना जनता के, तो नेशनल मूवमेंट में सेशन बुलाओ, मेमोरेंडम रखो, एप्लीकेशन दो, कोई इनके माध्यम से आगे बढ़ाओ। किसको बुलाना है, तो सब पढ़े लिखे भारतीय जितने भी है उन सबको शामिल किया जाना चाहिए। ये जो शुरुआत के नरम दल के लोग थे उनकी ये आइडियोलॉजी थी और उनका यह मानना था कि शासन के साथ मिलकर हम देश के अंदर सुधार करवाएंगे। अंतोगत्वा जनता का भला किससे होगा, जब शासन अच्छा होगा। तो यदि जनता को कोई कमियां नजर आ रही है तो हम वो पता करेंगे, उनको हम जाके अंग्रेजों को बता के आएंगे और अंग्रेज उन कमियों को दूर कर देंगे। और ये थे भी ऐसे, शुरू में करते भी यही थे कि बाकायदा एक सेशन बुलाते। मतलब इवन मैं आगे और बता दूंगा, सेफ्टी वॉल थ्योरी में पढ़ाऊंगा, पूरी सेफ्टी वॉल थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं और बताऊंगा आपको कि 1886 का जो कैलकाटा सेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष बने थे, जो सेकंड सेशन था, मैंने बताया था लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल हुआ करता था। डफरिन ने कांग्रेस वाले जितने ही गए थे सबको पार्टी दी थी, सबको चाय पे बुलाया था और बुला के यार स्वागत हो स्वागत हो, आप कलकत्ता आए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा यार, कांग्रेस वाले मेंबर्स सारे यहाँ पर आए भी। क्योंकि शुरू में अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगा ही होगा, यो ह्यूम ने कहा ही होगा कि यार नहीं, ये पार्टी है और ये इस प्रकार से काम करना चाहती है, तो अपने करवाया जाए, ये काम करवाया जाए। तो अंग्रेजों का भी ठीक है, हम भी इनका स्वागत करेंगे। तो वहां बाकायदा यूं डफरिन ने तो स्वागत कर दिया था। याद रखना कभी कोई पूछ लेगा, हालांकि मैं आगे पढ़ा दूंगा ये सेफ्टी वॉल थ्योरी में कि कौन से अधिवेशन के समय लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता के कांग्रेस के सदस्यों को टी पार्टी दी थी। तो कलकत्ता सेशन 1886 दादा भाई नौरोजी जिसके अध्यक्ष बने थे। और ये बेचारे अधिवेशन बुलाते, समस्या लिखते, समस्या लिख के अंग्रेजों के पास जाते और अंग्रेजों को जाकर कहते हो कि सर वैसे तो हमें पता है कि आप हमारी समस्याओं को दूर कर ही रहे हैं और आपके दिमाग में सारी समस्याएं हैं, पर फिर भी ये हम थोड़ी सी और लिख के लाए थे, सर टाइम मिले थोड़ा नजर मार लेना, और सर इनको आप, हमें पता है आप दूर कर दोगे, और फिर भी यदि ज्यादा यूं लोड मत लेना, अगली बार कर लेना आपने, हमें तो पता है आप कभी ना कभी तो कर ही दोगे, पर सर हमारी तरफ से छोटा सा था। गवर्नर जनरल भी कहता है यस यस ठीक है, आप रख के चले जाओ, और ये रख के चले जाया करते थे। तो शुरुआत में ये ऐसे लोग थे, इनका ये मानना था। अब ऐसी नरम नरम बातें कर रहे थे, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नरम दल के लोग कहते हैं। ये सब उदारवादी थे, ये नरम दल के लोग थे। ये तो होगी इनकी विचारधारा। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, क्या किया इन लोगों ने, तो वो एक बड़ी बात है कि इनका योगदान क्या है।
तो सबसे बड़ा योगदान तो इन लोगों का यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करने वाले लोग यही है, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई नरमपंथियों के उदय के कारण वही है जो राष्ट्रवाद के उदय के कारण है। तो राष्ट्रवाद को यदि भारत में किसी ने शुरू किया है तो वो कौन है? तो नरम दल वाले। और केवल शुरू नहीं किया है, इनिशिएट नहीं किया है, ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर लेके आए उसको, संगठित किया उन लोगों ने। और केवल संगठित ही नहीं किया है, एक लीडरशिप दी है, लगातार अधिवेशन करवाने, उनमें अध्यक्ष बनाने, पढ़े लिखे भारतीयों को जोड़ना, समस्याओं को पता लगाना, उनको अंग्रेजों तक दे के आना, नहीं हुई तो अगली बार वापस रिमाइंड करवाना। ये भी शुरू शुरू में बहुत बड़ी बात थी। ये भी शुरू शुरू के अंदर ये था कि शुरू कौन करे, शुरू करने वाला भी तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। अक्सर हमें नींव के पत्थर दिखते नहीं है, हमें कंगूरे दिखाई देते हैं। वो नींव में लगा हुआ पत्थर भी तो कहीं ना कहीं काम का होता है। वो नहीं लगता तो शायद उन ऊंचाइयों तक वो महल पहुंच ही नहीं पाता। तो इनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि नेशनल मूवमेंट को शुरू तो किया था कम से कम इन लोगों ने। वरना 57 की क्रांति के बाद, जब एक वायलेंट रिवोल्ट के बाद में हमें से लगने लग गया था कि अंग्रेज इस देश से बाहर नहीं निकल सकते, उनके पास बड़े हथियार हैं, सेना है उनके पास, हमारे पास तो लीडर ही नहीं है, कौन निकालेगा। तब ऐसे में वो एक आशा की किरण थे। वो इस बात से भी समझ रहे थे कि हिंसक तरीके से अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाला जा सकता। एक बड़ी एम्परियलिस्टिक पावर, एक साम्राज्यवादी शक्ति जो पहले से वेल प्लान्ड तरीके से आप पर शासन कर रही है, आप उसे हिंसक क्रांतियों के जरिए नहीं निकाल सकते। उसका एक ही तरीका है कि जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि शासन को शासन के तरीकों से ही मारा जाना चाहिए। शासन के तरीके ये हैं तो हम इसी प्रकार के तरीके अपनाएंगे और इसी प्रकार के तरीकों से हम आगे बढ़ेंगे। तो कांग्रेस का शुरुआत में ये जो बड़ा माइंडसेट था कि अच्छा, शासन करने का तरीका ये, हम इसमें सुधार करवाएंगे, सुधार करवाने का तरीका ये हो सकता है, हम ये करवाएंगे। तो इनका सबसे बड़ा योगदान याद रखना है कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किया था, उस राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया था और उसे एक लीडरशिप दी थी। तीनों बातें लिखी हुई। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया, उसे संगठित किया, इंग्लिश वाले में इधर लिखा हुआ, उसे लीडरशिप भी दी थी, हिंदी वाले भी अपन लिख लेना, नेतृत्व प्रदान किया था उसे, उसमें नेता आए थे, लगातार अधिवेशन करवाने, बहुत बड़ी बात होती है। और क्या क्या, जब हम ये कहते हैं ना कि सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी लिंग के लोग इसके अंदर शामिल होंगे, तो मैं एक वर्ड कह सकता हूं कि उन्होंने नेशनल मूवमेंट को कहीं ना कहीं सेकुलर फॉर्म दी थी। शुरुआत में यदि फांक दिखाई दे जाती कि नहीं हिंदू हिंदू आएंगे, मुस्लिम नहीं आएंगे, नहीं पुरुष पुरुष आएंगे, महिलाएं नहीं आएंगी, केवल बंगाल बंगाल आएंगे, बॉम्बे वाले नहीं आएंगे, तो क्या पूरे देश के अंदर एक यूनिटी आ पाती उन लोगों के अंदर? क्या वो पूरे देश में एक मजबूत ढांचा और मजबूत आंदोलन खड़ा कर पाते? निश्चित रूप से नहीं कर पाते वो ये सब खड़ा। तो इसके लिए जरूरी था कि तमाम लोगों को एक साथ लाया जाए, एक जाजम पर लाया जाए, ताकि लोगों को ये लगे कि हम एक भारत के वासी हैं। पहले ये फीलिंग तो आए, बाद वाली बातें बाद में, चैलेंज देने वाली बातें बाद में, पहले सबको एक जगह बिठाने का काम तो किया जाए। ये काम यदि कोई करता है तो उस समय की कांग्रेस करती है, उस समय के नरमपंथी लोग करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो लोग थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष रूप से हमें संगठित किया था। वरना हम कहते हैं कि अंग्रेजों की तो पॉलिसी डिवाइड एंड रूल थी और 57 की क्रांति में ज्यादातर मुसलमानों ने भाग लिया था, इसलिए अंग्रेजों को यह लगता था कि यार मुसलमान हमारे खिलाफ है, क्योंकि हम जब देश में आए तो इनके देश में मुसलमानों का राज था और हमने मुसलमानों का राज खत्म कर दिया, इसलिए मुसलमानों को लगता है यार अंग्रेज हमारे दुश्मन है, और हिंदुओं को लगता है कि इन्होंने मुसलमानों के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिला दी, इसलिए हिंदू हमारे साथ और मुस्लिम हमारे खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों से एक भेदभाव और हिंदुओं को अपने नजदीक ला रहे थे। पर कांग्रेस में शुरुआत के ज्यादातर नेता हिंदू है, इसके बावजूद आप देखिए पहला प्रेसिडेंट ईसाई, दूसरा प्रेसिडेंट मुस्लिम, पारसी, तीसरा प्रेसिडेंट मुस्लिम, चौथा प्रेसिडेंट अंग्रेज है। कांग्रेस के शुरुआत के 4 अधिवेशन कांग्रेस के सेकुलर फॉर्म की तरफ इशारा करते हैं। धर्मनिरपेक्ष रूप प्रदान किया था इन्होंने। फिर सबसे बड़ी बात यह कि शुरू के अंदर ज्यादा फड़फड़ नहीं की, शुरू में थोड़ी मीठी मीठी बातें की। वरना शुरू में आप ज्यादा फड़फड़ करने लग जाते ना तो अंग्रेज 5 मिनट में अरणो गोस्वामी बना के रख देते। शासन से टक्कर लेना सिंपल सी बात नहीं होती है। मैं तो सेफ्टी वॉल थ्योरी आगे पढ़ाऊंगा तब हम और पढ़ेंगे कि लोग कितने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने जो आगे का चेहरा रखा था वो A.O. ह्यूम का चेहरा रखा था, ताकि अंग्रेजों को लगे यार ये तो अपने ही लोग हैं। शुरुआत में यदि ज्यादा वैसी बातें करते हैं, अंग्रेजों को देश से निकाल देंगे, भगा देंगे, अपना राज लेके आएंगे,
तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करने बहुत बड़ी बात होती है। सरकार जब चाहे तब आंदोलनों को कुचल दे, 5 मिनट नहीं लगे। मैंने तो पिछले 10-15 सालों में ऐसे खूब सारे आंदोलन देखे होंगे कि सरकार ने कुचल दिए वो, और लोग उसके अंदर अपनी मांगे नहीं मनवा पाए थे, पीट पीट के भगा दिया और कुछ ही नहीं कर पाए लोग। ये शुरुआत में इस बात में इंटेलिजेंट निकले कि कम से कम राष्ट्रीय आंदोलन की भ्रूण हत्या होने से तो बचाया, वरना नेशनल मूवमेंट की तो अंग्रेज भ्रूण हत्या करके रख देते, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने देते। फिर मैंने उस दिन ही बात बताई थी, इनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों को या भारत के लोगों को यह बताने में सक्षम रहे कि अंग्रेज हमारा धन किस प्रकार से बाहर लेके जा रहे हैं। देखो, लोगों के और पॉलिटिकली बातें समझ आए नहीं है कि आप जाके लोगों को कहो कि भारत परिषद जो लंदन में है उसको हम समाप्त करवा देंगे, हम एक रॉयल कमीशन बनाएंगे, हम आईसीएस का जो है वो पेपर भारत के अंदर करवा देंगे। लोगों को नहीं समझ में आता। कौन आईसीएस का पेपर देता था यार भारत में उस टाइम? जब इतने थोड़े से पढ़े लिखे लोग थे तो कोई थोड़े बहुत एग्जाम दिया करते थे। आम आदमी इन बातों से दूर था। लेकिन आम आदमी को यह बात समझाई जा सकती थी कि ताऊ तेरी कपास यहां से ले जाते हैं, किस भाव से लेके जाते हैं? उसने कहा साहब इस भाव से, इसका कपड़ा बनता है लंदन में, और जब वापस वो कपड़ा बिकने के लिए आता है तो वो किस रुपए में तेरे को मिलता है? वो कहता है इस रुपए में। ये केवल इसलिए है क्योंकि अपने पे अंग्रेजों का राज है। यदि अपना राज आएगा ना जिस दिन, उस दिन ये बात नहीं होगी। और समझाया जा सकता था कि अंग्रेजों का एक कर्मचारी काम भारत के अंदर करता है लेकिन पैसे इंग्लैंड भेजता है, उसके पैसे अपने काम नहीं आ रहे, उसके पैसे इंग्लैंड के काम आ रहे हैं। धन का निष्कासन हो रहा है, वन साइडेड फ्लो ऑफ वेल्थ है। धन केवल गंगा से टेम्स की तरफ जा रहा है, टेम्स से गंगा की तरफ वापस नहीं आ रहा है, कि उधर से कोई भी धन हमें नहीं मिलता है, हमारा यहां का धन ही केवल वहां जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने लोकप्रिय की थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फेज है उसमें जो नेशनलिज्म आया था वो इकोनॉमी से संबंधित था। इसलिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण आर्थिक राष्ट्रवाद का युग है, तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है। आप आगे कभी प्री के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से चरण को हम आर्थिक राष्ट्रवाद का युग कह सकते हैं, तो प्रथम चरण को निश्चित रूप से कहा जा सकता है। 1885 टू 1905 दादा भाई नौरोजी ये सिद्धांत लेके आए थे कि किस प्रकार हमारा जो पैसा है वो हमारे यहां से बाहर जा रहा है और हमें उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो एक ये बात अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर ऐसा नहीं है कि इन लोगों की वजह से कोई सुधार ही नहीं हुआ, इन लोगों ने कई सुधार भी करवा लिए थे, अंग्रेजों से सुधार करवाने में सफल रहे थे। क्या सुधार करवा लिए? तो इनकी ज्यादातर मांगे वैसी हुआ करती थी, आईएएस का पेपर एंड भारत के अंदर करवाया जाना चाहिए, आईएएस की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए। तो बाकायदा अंग्रेजों ने पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया था 1886 के अंदर, और उन्होंने कहा था ठीक भारत के अंदर भी अब पेपर वगैरह होने लग जाएंगे। तो 1886 के अंदर लोक सेवा आयोग की स्थापना करवानी शुरू कर दी थी। थोड़े सिविल सेवा के अंदर सुधार करवा लिए थे इन लोगों ने, पेपर वेपर तो होने बाद में शुरू हुए पर सुधार करवाने में ये लोग सफल हो गए थे। और क्या करवाया? अंग्रेज ने भारत में जो लास्ट रिफॉर्म किए थे वो किए थे 1861 में। 1861 के अंदर अंतिम सुधार अंग्रेजों ने किए थे। 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों को लगातार शासन में सुधार किया जाना चाहिए। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया और कहा ब्रिटिश क्राउन खुद देखेगा इंडिया के मैटर, और ब्रिटिश क्राउन इंडिया के मैटर खुद देखेगा। तो ब्रिटिश क्राउन को कहा गया कि सुधार करो, तो 1861 में सुधार किए। अब 1861 के बाद में देख लो अब कितने साल हो गए, 24 साल सीधे सीधे। 85 में कांग्रेस बनी और कोई सुधार नहीं। तब कांग्रेस ने कहना शुरू किया, बेटी के बापों थोड़ा बहुत तो हमारी तरफ भी देखो रे, कुछ तो सुधार करो। तो एक कांग्रेस का दबाव था कि 1892 के अंदर वापस अंग्रेजों को सुधार करने पड़ गए थे। अब अंग्रेजों की तरफ से भारत के मैटर देखता कौन था? जो अंग्रेजों की सरकार में भारत का मंत्री होता। भारत के मंत्री को मैंने बताया था क्या बोलते थे? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बोलते थे। उसके नीचे 15 लोगों की एक काउंसिल हुआ करती थी, उसको काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते। इसलिए भारत के लिए कानून काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती, इसलिए कोई भी कानून आते उनको बोलते एक्ट ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, या काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट बोला करते थे, भारत परिषद अधिनियम कहा करते थे। तो 1892 में कांग्रेस के प्रेशर की वजह से काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारत परिषद अधिनियम आया। 1892 में भारत परिषद अधिनियम लेके फिर बार बार हम दादा भाई नौरोजी ये करें साहब धन का निष्कासन हो रहा है, हमारा धन यहां से बाहर जा रहा है, तुम खर्चे ज्यादा करते हो। होता क्या था कि एक मान लो कलकत्ता के ऑफिस में 15 पेन की आवश्यकता है, तो ये 15 पेन लंदन से मंगवाए,
एक तरीका तो ये भी कि यहाँ पे फैक्ट्री लगा दो, यहाँ पे फैक्ट्री लगा के पेन बनवाओ और वो पेन खरीद लो यहाँ पे। पर यहाँ पे फैक्ट्री बनवाओगे तो पैसा यहाँ खर्च होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। पर हम कहते हैं अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो लंदन से पेन मंगवाते, वहीं उनकी फैक्ट्री थी, यहाँ फैक्ट्री लगाना नहीं चाहते थे। तो हमने कहा तुम खर्चे और ज्यादा करते हो एक तो, और जब ज्यादा खर्चा करोगे तो इनकम भी उसके अनुसार होनी चाहिए। इनकम के लिए क्या करोगे, तो इंडियंस पे टैक्स बढ़ाओगे, तो तुम ये बार बार टैक्स क्यों बढ़ाते हो, अंग्रेजों का खर्चा ज्यादा है। तो कांग्रेस वालों ने कहा, नरम दल वालों ने कहा तो खर्चे कम करो तुम्हारे। तो उन लोगों ने अपने शुरू के अंदर खर्चे कम करने के लिए इस समय बाकायदा आयोग बनाना पड़ गया उनको। वेलबाई कमीशन बनाया गया था, वेलबाई नाम का बंदा था, उसकी अध्यक्षता में बनाया गया। तो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन था या वेलबाई कमीशन था, 1896 के अंदर ये बना था। ये बातें याद रखनी है अपने को कि नरमपंथियों का योगदान क्या क्या था, नरमपंथियों ने क्या क्या किया शुरुआत के अंदर। तो नरमपंथियों ने साहब ये बातें की, राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किया, इनिशिएट किया, ऑर्गेनाइज किया, लीडरशिप दी, सेकुलर फॉर्म लेके आए थे। अंग्रेजों के सप्रेशन से बचाने में कहीं ना कहीं वो लोग सफल रहे थे। इसको उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म के जो मुद्दे थे उनको भुनाने में सफल रहे थे, सुधार करवाने में सफल रहे। क्या सुधार करवाए, 1886 का पब्लिक सर्विस कमीशन, 1892 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, 1896 का वेलबाई कमीशन जो एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कमीशन हुआ करता था, वो लाने के अंदर सफल रहे थे। फिर मुझे गोखले की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, आप भी पढ़ना, एक बहुत अच्छी बुक है, यशपाल एंड ग्रोवर, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर आती है, अच्छी बुक है, ले आना आप मॉडर्न इंडिया की वो बुक। तो 3 राइटर है, अलका मेहता, BL ग्रोवर और यशपाल। पर आप दुकान वाले को यशपाल ग्रोवर बोलोगे तो वो बुक दे देगा आपको। उसमें एक बहुत अच्छा कोट है, तो उसके अंदर गोखले कहते हैं कि 20 साल के दौरान हमने केवल असफलताएं प्राप्त की थी, फेलियर ही मिले थे हमें ज्यादा। हमारी सफलताओं की कहानी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जब कभी हमारा निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाएगा तब देखा जाएगा कि हमारी उन असफलताओं में आगे की सफलता की कहानी निहित थी। हम हारे इसलिए आगे वाले जीत पाए, हमने जो कमियां की वो आगे वाले नहीं दोहराते हैं उनको, इसलिए नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ा। वो सिंपल सी बात कि आप जब एक बार किसी एग्जाम में फेल होते हो, इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ खत्म हो गया, इसका मतलब है अगली बार जीत की संभावनाएं ज्यादा बढ़ी है। क्योंकि इस बार जो कमियां की थी यदि आपने वो दूर कर ली तो अगली बार आप जीत जाओगे। तो नरम दल की भी हमेशा याद रखना है कि भाई नरम दल वालों को उस दृष्टि से कभी नहीं देखना कि ये तो यूं अब मंगते टाइप के थे, इन्होंने कुछ किया ही नहीं था। नहीं, उनके योगदान हमेशा याद रखना है, उनकी वजह से ही हुआ है, वो नींव के पत्थर रहे हैं। अब फिर हम पढ़ते हैं फिर उनमें कमियां क्या थी। भाई बिना कमियों के तो अगला आएगा नहीं, यदि वो अच्छे अच्छे थे तो फिर उनके अंदर फिर नगरम दल वालों को लाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। कुछ तो ऐसा कमियां रही होगी, तो वो कमियां देख लेते हैं उनकी अपने क्या क्या। नरमपंथियों की कमियां लिखी हुई, एक एक की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो जो अंग्रेजों का रियल कैरेक्टर था वो जनता को बता नहीं पाए। कि जब वो जनता को ये कहते हैं कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं, या वो ये कहते हैं कि अंग्रेज जो है वो भारत के लिए देवता का वरदान है, ऐसा नहीं था। वो शायद इस मामले में थोड़े रोमांटिसाइज कर रहे थे चीजों को, वो शायद फैंटेसी के अंदर फैंटेसी में जी रहे थे वो लोग, और एक काल्पनिक संसार यूटोपिया उन लोगों ने अपना बना लिया था और उसमें उनको लगता था कि ऐसा ऐसा है। जबकि अंग्रेजों का रियल कैरेक्टर दूसरा था। अंग्रेजों का रियल कैरेक्टर यह था कि वो कोई आपके देश में देवताओं के वरदान के रूप में नहीं आए थे, उनको अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, एम्पायर एक्सपेंशन करना था, इसलिए वो लोग आए थे। वो कोई न्याय नहीं कर रहे थे, वो अपनी कॉलोनियल पॉलिसीज जिनसे उनको फायदा होता है वो लागू कर रहे थे। और उस फायदे में यदि आपका भी थोड़ा बहुत फायदा हो गया तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब उनका देख लो सेंस ऑफ जस्टिस बहुत अच्छा था। तो हम एक ये कहते हैं कि साहब वो जो वास्तविक स्वरूप, जो रियल कैरेक्टर है, उसको रिवील नहीं कर पाए थे वो लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों के। अब मैं ये बात दोनों को कर दूं, अंग्रेजों को उन्होंने कहा कि वो देवताओं का वरदान है उनका शासन, वो न्यायप्रिय लोग हैं, तो हम कहते हैं समझ नहीं पाए भाई साहब। फिर इंडियंस को कहा ये तो सारे के सारे मूर्ख हैं, इनको तो कुछ भी नहीं आता है, तो ये भी हम कहते हैं साहब ये भी गलत था। तो वो भारतीयों के जो सामर्थ्य है, जो आम आदमी की जो पावर है, पावर ऑफ ए कॉमन मैन, उसको भी नहीं समझ पाए थे कि आम आदमी क्या कर सकता है, और कहीं ना कहीं उनको भी वो अंडर एस्टिमेट कर गए थे। चलो पहला तो ये हो गया कि अंग्रेजी शासन के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाए थे। दूसरा ये देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड पावर ऑफ इंडियन पब्लिक सो दे डिड नॉट चेंज नेशनल मूवमेंट एज मास मूवमेंट। कि वो भारतीय जनता के सामर्थ्य को समझ नहीं पाए थे, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन नहीं बना पाए। कि जब तक किसी आंदोलन में जनता नहीं जुड़ेगी ना, जब तक वो मास मूवमेंट नहीं बन पाएगा यार।
और वो मास मूवमेंट नहीं बना पाई कि उनको लगता था कि यार ये पॉलिटिकली अनअवेयर है तो इनको तो क्यों जोड़ा जाना चाहिए। गलती की उन लोगों ने, उनको जोड़ना चाहिए था साथ में। आगे हम देखेंगे कि गरम दल वालों ने गलती नहीं दोहराई तो गरम दल कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट की तरफ ले जाने में सफल रहा था। फिर दूसरी बात, वो सारे वो पढ़े लिखे लोग, आईएएस टाइप के लोग, वकील टाइप के लोग, अंग्रेजों के वहां पर पढ़े आए हुए लोग, इसलिए उनको रूट लेवल की बातें नहीं पता थी। उनकी तमाम तमाम जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं एलिट क्लास से संबंधित हुआ करती थी। आप विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा दो, आप संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दो, आप आईएएस का पेपर भारत के अंदर करवा दो, आप रॉयल कमीशन बना दो। यार ये आम आदमी की समझ में आने वाली बात नहीं है। ये आपके एलिट क्लास की बातें हैं, आपकी डिमांड सारी एलिट क्लास की सी बात है। नेता ऐसा हो जो रूट को पकड़ सके, जो जनता को कनेक्ट कर सके, जो जनता के मुद्दे समझा सके। ये देखो आज भी आप देखोगे ना तो भारत में कि मोदी के सामने विपक्ष बिखरा हुआ सा नजर क्यों आता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है विपक्ष के पास में भाई जैसा रूट लेवल का नेता नहीं है। ये बीजेपी वाले इस मामले में बड़े तगड़े बढ़ते हैं। इन्होंने सबने अब अमित शाह के यार नगर परिषद के चुनाव करवाए हुए। जब आप ये नगर अभी हुए अपने नगर पालिका वाले चुनाव होते हैं, सरपंच वाले गांव में चुनाव होते हैं ना, तब एक एक वोट की कीमत पता होती है। और सरपंच वाले चुनाव में अपने देखते हैं कि अपने गांव के 20 लोग बाहर रहते हैं तो उन 20 को भी बाकायदा गाड़ियां कर करके बुलाया जाता है। एक एक बूथ का ध्यान रखते हैं, फर्जी वोटिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर ये सब होना चाहिए, अपने लोग वोट कैसे डाल सकते हैं, कैसे वोट को कैसे क्या करवाना है, सब बातें जानते हैं। इन लोगों की वैसी वोटिंग करवाई हुई। अब ये ऊपर भी गए तो ये उन चीजों को समझते हैं, इसलिए अमित शाह जब अध्यक्ष बना तो बाकायदा ये एक एक बूथ का ध्यान रखा जाएगा, प्रत्येक बूथ का एक प्रभारी होना चाहिए, मैं डायरेक्ट उसके कॉन्टेक्ट के अंदर रहूंगा। कांग्रेस की जो ऊपर की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ी हुई नहीं है। राहुल गांधी को इनको क्या पता कि यार बूथ क्या होता है, कैसे फर्जी वोट डाल देते हैं, कैसे बाहर जो आदमी गया हुआ है उसको वापस लाना होता है, कैसे किसी को पहले दिन रात को दारू दे के वोट लेने होते हैं। इनको सबको वो आते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं उस अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है उसके अंदर सफल हो रहे हैं। विपक्ष वैसा नहीं कर पा रहा है। तो विपक्ष ये मान लो विपक्ष उस टाइम का नरम दल टाइप का हो रखा है और विपक्ष के पास में ये इन चीजों की काट नहीं। इसलिए हम कहते हैं, आप देखो अमित शाह जो कहता है उसका विपक्ष के पास में कोई तोड़ नहीं रहता है। तोड़ कैसे रहे मुझे अब भी याद है कि जब कश्मीर वाला 370 हटाया था ना तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे और गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ये क्या तरीका है और अचानक हटा दिया आपने। कोई पहले बताना चाहिए था कि हम हटा रहे हैं ये वो प्लान टिकट। अमित शाह उधर से खड़ा हुआ और अमित शाह ने खड़े होकर कहा अचानक 1980 में बीजेपी बनी थी और बीजेपी बनने के बाद से अब तक हमने कमल के फूल के सिंबल पे कोई भी चुनाव लड़ाओ, वो भले कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव हो, वो भले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, वो भले कोई आपके विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सब में हमारे घोषणा पत्र में एक बात रहती थी कि 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे। 40 साल से यार चीख चीख के वो बात कर रहे हैं हम, और आप करो अचानक। आपके लिए अचानक था, हमारी प्लानिंग तो कई सालों से चल रही थी इस बारे में। हम तो क्लियर कट थे कि एक दिन हम ऐसा करेंगे। आपने हमारे मैनिफेस्टो पे, हमारे घोषणा पत्र पे ध्यान नहीं दिया होगा, वो बात दूसरी। तो वो एक चीज कि आप रूट को कैसे जोड़ पाते हो, आप उन चीजों को कैसे समझ पाते हो, ये सब जानते हैं कि जनता को कौन से मुद्दे पसंद आते हैं। जनता को कोई सर्जिकल स्ट्राइक का आप भाषण के अंदर यूज करोगे वो पसंद आएगा, जनता को कोई पाकिस्तान चाइना करोगे वो पसंद आएगा, जनता को धर्म के आधार पर करोगे वो पसंद आएगा, इसलिए जनता इनके साथ जुड़ जाती। आप इस बात से असहमत हो सकते हो कि इनका तरीका सही नहीं है या इनका तरीका सही है, पर आपको यह तो मानना पड़ेगा कि वो अपने पॉलिटिकल रणनीति के अंदर अभी तक तो सफल हो पा रहे हैं, और ये सफल होने के तरीके विपक्ष ये चीजें सीख नहीं पाता, इसलिए विपक्ष कनेक्ट भी नहीं हो पाता। वही बात मोदी जी अब राजस्थान ही आए, किसी नेता के रैली के अंदर भाग लेने के लिए गए तो उस नेता के बारे में उस आदमी को पहले से थोड़ा बहुत पता होता ही, और फिर पहले आरएसएस की शाखाओं में इधर उधर घूमते थे तो रूट लेवल के लोगों को जानते भी हैं, तो उनसे बात भी कर लेते हैं। राहुल गांधी के साथ अपने समस्या हो जाती है। मुझे याद है अपने झुंझुनू या सिक्कर में कहां पर रैली थी, और राजस्थान के कितने बड़े किसान नेता यार, चौधरी कुंभाराम आर्य कांग्रेस के इतने लंबे समय तक नेता रहे, और राहुल गांधी उनको कुंभकर्ण बोल रहा था, साहब कुंभकर्ण जी के नाम पर है।
गलतियां मोदी भी कर देता होगा, खूब सारी ऐसी गलतियां कर देता है, पर चूंकि किसी बड़े नेता के बारे में ऐसी बात कही तो लोगों को लगा ले इसको ही नहीं जानते, इसके बारे में ये बात हो गई। तो आपको पब्लिक को कनेक्ट करने वाली चीजें भी आनी चाहिए। नरम दल वालों को ये चीजें नहीं आ रही थी बेचारों को, इसलिए वो कहीं ना कहीं पब्लिक को अपने साथ में नहीं जोड़ पाई, ये उनकी कमी रही, क्योंकि उनकी ज्यादातर जो डिमांड्स थी वो एलिट क्लास से संबंधित थी। फिर सारे नौकरी पैसे वाले लोग थे कि वकालत करते थे, अपने अपने कोई सेठ हुआ करते थे, स्कूलों में कोई बड़े लेक्चरर वगैरह हुआ करते थे। साल में 3 दिन, दिसंबर के अंतिम 3 दिन न्यू ईयर सा मनाने के लिए किसी एक जगह पे इकट्ठे होते, सामने बिस्लरी के पानी की बोतलें रखते, वहां पर बैठ के वैसी बातें करते, अंग्रेजों का शासन कितना बुरा है और हमें इस शासन के खिलाफ क्या क्या करना चाहिए। या कोई कहता कि नहीं, अंग्रेजों का शासन अच्छा है लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स है, इन लूप होल्स को दूर कैसे किया जा सकता है, प्लीज राइट एप्लीकेशन, मेमोरेंडम तैयार करो, अंग्रेजों को दे के आओ। 3 दिन ये बातें करते, चौथे दिन वापस अपने अपने घर चले जाते और वापस कोई ध्यान ही नहीं देते कि उस एप्लीकेशन और मेमोरेंडम पर कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई। पार्ट टाइम जॉब था उनके लिए, अंशकालीन योगदान दिया करते थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में। नहीं साहब, नेता ऐसा चाहिए जो 24/7 कार्यकर्ताओं के लिए, जनता के लिए उपस्थित रहे, काम करे नहीं करे, खड़ा रहे, लोगों को अच्छा लगता है। गरम दल वाले जो आए, बाल गंगाधर तिलक तैयार ही रहता था, धोती पहना हुआ, नीचे जूतियां डाली हुई, प्रॉपर तैयार है, कभी उठा के ले जाओ, वहां चक्का जाम करना, उसने ओ मैं आ रहा हूं, चिंता ही मत करो। यहां फिरोज शाह मेहता कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन कहते, तो कई देर तो कोई सेंट लगाने में, परफ्यूम में, डीओ छिड़कने में उनको टाइम लग जाता था। कोट पैंट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, 4 फूल लगाते हैं, जूतों के पॉलिश करते हैं, बालों में कोई एकदम यूं जेल वेल लगा के तैयार होते हैं, फिर बाहर आते। तिलक कहीं कहीं पटक लो आप, ले जाके कहीं ले जाके खड़े कर दो, उस टाइप के नेता थे। जनता को अच्छा लगता है, जनता कनेक्ट करती है उससे, और जनता को लगता है नहीं यार हमारा नेता कैसा हो, फलाना जी जैसा हो, उस टाइप की भावना आने लग जाती। वो एक जो बात थी वो कहीं ना कहीं नरम दल वालों को दूर कर रही थी कि वो केवल 3 दिन आया करते थे। तो बाद में मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको सेफ्टी वॉल थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो मैं और कई बातें बताऊंगा कि तिलक ने, अश्विन कुमार दत्त ने, इन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि 3 दिन का तमाशा है, ड्रामा मत किया करो यार, 3 दिन बैठ के यहाँ पे आंसू बहाते होगी, जनता की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाकी 362 दिन जनता जाए बाढ़ में, तुम्हें कोई लेना देना नहीं होता इनसे। और वो तिलक का तो स्टेटमेंट ही है कि साल में सारे मेंढक मिलके 3 दिन तक टर्राएं तो बरसात नहीं होती है। तो तुम सोचते हो कि सारे एजुकेटेड इंडियन 3 दिन मिलकर यहाँ पे अंग्रेजों की बुराई कर लेंगे, अंग्रेजों को कमियां बता देंगे तो अंग्रेज हमारे देश में सुधार कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए तो भाई साहब 24/7 ये काम करने पड़ेंगे, तब जाके हो पाएगा। तो इस मामले में भी कहीं ना कहीं वो अलग रहे थे, वो ये सब चीजें नहीं कर पाए थे। फिर दूसरी बात कि उनकी जो ये नीतियां थी, पॉलिटिकल मेंडिकेसी कहते हैं इसको, राजनीतिक भिक्षावृत्ति, ये जो हाथा जोड़ी वाली पॉलिसी थी, ये जो लिबरल पॉलिसी थी कि अंग्रेजों को ये जाके कहना जब प्लीज थोड़ा सा देख लेना, लोगों को लगता था यार दम वाली बात नहीं। होता यह था कि कोई युवा है, उसको लगता है यार मैं भी देश के आंदोलन में भाग लेना चाहता हूं, तो क्या करूं मैं? तो उसको लगा कांग्रेस के शासन में भाग लूंगा, कांग्रेस नेशनलिज्म की बात करती है। गया बेचारा कांग्रेस के शासन में और वहां जाके देखा कि कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बात भी कर रहे हैं, क्या देश में आजादी लाएंगे, ये सुधार किए जाएंगे, वो सुधार किए जाएंगे, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन का अधिवेशन हुआ, लास्ट दिन मेमोरेंडम तैयार किया गया और कहा आप गवर्नर जनरल को देकर आएंगे। गवर्नर जनरल से मिलने के लिए गए और गवर्नर जनरल उन नेताओं से मिलने के लिए बाहर ही नहीं है। गवर्नर जनरल उनको तवज्जो ही नहीं थी कि ठीक है बाहर बाबू ले लेगा। उस युवा को लगा यार जिस नेता को मैं इतना बड़ा मान रहा था, लार्जर देन लाइफ वाला सवाल जिसके साथ में जोड़ रखा था, उस आदमी की इतनी औकात है। उधर तिलक वगैरह जो लोग थे वो दूसरे टाइप के लोग थे। यहां ये जाते बाहर जाकर हमें गवर्नर जनरल से मिलना है, फलाने ऑफिसर से मिलना है, वो कहते अभी टाइम नहीं, जाओ। तो ये कहते यस यस, जब सर इस समय आराम कर रहे हैं तो हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? 5-7 लोग जाया करते थे ज्ञापन देने के लिए, टाइम नहीं मिलता वापस आ जाते, कल आ जाएंगे। उधर तिलक जैसे नए नए लोग आ रहे थे। अब
अकेला रहता ही नहीं था, 5-7 आनिए बानिए भाई साहब के साथ ही रहते थे, एकदम देसी स्टाइल के अंदर। किसी कलेक्टर विलेक्टर के ऑफिस में बिना पूछे सीधा ही घुसा करता था। और फिर जो अपने वो कॉलेजों के अंदर भाई साहब नहीं होते, उस हिसाब से कुलपति की टेबल पर जाके जोर से थापी मारनी, आज का आज करना पड़ेगा काम। काम उनका भी नहीं होता है, पर जनता को अच्छा लगता है, मजा आ गया। ये वाली बात थी। आज डरा दिया ले जाके। तिलक उस टाइप के नेता आ गए थे, इसलिए जनता इनसे अब दूर हो रही थी। यूथ बहुत डिसअपॉइंट फील करता था इनसे। इनकी जो ये पॉलिटिकल मैंडे कैसी, लाला लाजपत राय ने कहा था कि इनकी राजनीतिक भिक्षावृत्ति है, भीख मांगते हैं पॉलिटिकली वहां जाके अंग्रेजों के सामने। इससे नहीं चलेगा भाई साहब, अब तो साडा हक इत्थे रख वाली बात होनी चाहिए, तब जाके ये सब चीजें हो पाएगी। तो ये उन लोगों में कुछ कमियां थी, इन कमियों की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे, या इन कमियों की वजह से आंदोलन उनका आगे नहीं बढ़ पाया था। तो ये हमने नरम दल के बारे में कुछ बातें पढ़ी। अब फिर मेरे सुनना बात, कभी आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नरम पंथियों का क्या योगदान था, या मुझे याद है एक बार कि हमारे 2017 का यूपीएससी का मेंस था, या कौन सा मेंस था, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था कि 1905 तक आते आते टिल 1905 मॉडरेट पॉलिसी फेल हो गई थी, कि भारत में नरमपंथी राजनीति असफल हो गई थी, इसके क्या कारण थे। या दूसरा क्वेश्चन ये पूछा, आंदोलन के अंदर क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या, ऐसा बताइए। आप कभी भी दोनों में से कुछ भी चीज पूछे, एक चीज नहीं बताओगे, दोनों चीजें बताएंगे। जब ये पूछे कि 1905 तक आते आते नरमपंथी राजनीति असफल हो चुकी थी, आप देखना 2017 या 18 के मेंस का ये क्वेश्चन था यूपीएससी का, तो क्या कारण थे, तो आपको पहले कारण लिखने कि क्या कारण थे जिनकी वजह से, तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से उनकी राजनीति असफल हो गई थी। पर फिर कहना कि हालांकि पूरी तरीके से उनकी राजनीति को असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नरम दल वालों का भी राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है, जैसे ये योगदान है। फिर लास्ट में लिखना, परंतु वे राष्ट्रीय आंदोलन को शायद एक सही दिशा में लेकर तो गए थे, लेकिन उसे एक अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का एक दूसरा चरण शुरू होता है और लोग गर्म दल की तरफ आकर्षित होने लग गए थे। मतलब कुल मिला के दोनों बात लिखनी, एक और गांठ बांध के याद रखनी, नरम दल वालों की कभी भी आलोचना नहीं लिखनी साफ साफ, आप कभी भी धज्जियां नहीं उड़ाओगे। इन ये आलोचना करने के बाद आप वापस लिखोगे, या कहीं भी आपको आलोचना भी पूछ ले, अगला क्रिटिसिज्म पूछ ले, तो भी आलोचना करना और करके लिखना कि हालांकि इन आलोचनाओं से पूरी तरीके से सहमत नहीं हुआ जा सकता। वह राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआती दौर था, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में कई गलतियां होनी स्वाभाविक बात है, वो गलतियां उन लोगों से भी हुई थी। हमें यह मानना पड़ेगा कि उन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया था, उसे प्रारंभ किया था, उसे लीडरशिप दी थी, उसे सेकुलर फॉर्म में लेके आए थे। ये तमाम बातें, उनकी अच्छाई वाली बातें भी आप लिखना। तो आप कोशिश करना वो 2017-18 का जो भी क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का आप आंसर लिखने की कोशिश करना, फिर अपने वो डिस्कस कर लेंगे क्या था या क्या नहीं था। तो हमने आज 4-5 बातें पढ़ी। नरम दल वालों की विचारधारा क्या थी, विचारधारा 3 जगह देखना आपने, अंग्रेजों के बारे में, इंडियंस के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। फिर हमने पढ़ा कि उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, फिर हमने पढ़ी उनकी कमियां क्या क्या। ये हमारा पहला चरण हुआ, कल वाली क्लास में अपने दूसरा चरण पढ़ लेंगे। थैंक यू।